हे बच्चों, वेलकम बैक टू नीट फंडा। अभी हम पढ़ने वाले हैं एंजिना पेक्टोरिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है? देखो, सिंपली एंजिना पेक्टोरिस एक टाइप का चेस्ट पेन है। ठीक है, उसी चेस्ट पेन को हम क्या बोलते हैं? एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है? देखो, चेस्ट पेन होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट मसल होती है ना, उसमें ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा। हार्ट मसल में ब्लड फ्लो है ना, जो वो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, लेस अमाउंट में जा रहा है या कहीं कहीं पे नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह से चेस्ट में होता है पेन। ठीक है, उसी को हम एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। अब ब्लड फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? देखो, एक आर्टरी होती है जो कि है ना, हार्ट मसल में ब्लड सप्लाई करती है, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, या तो ये मैंने पहले बताया था ना आपको, जब हम हाइपरटेंशन पढ़ रहे थे तब कोई आर्टरीज क्या हो रही थी? थिनिंग हो जा रही थी। ठीक है, उनकी वॉल्स में क्या हो रहा था, मतलब नैरो हो गई थी। ठीक है, ऐसी मान लो, या तो नैरो हो गई है या फिर ब्लॉकेज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, हार्ट मसल तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसकी वजह से क्या होता है? चेस्ट में होता है पेन। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं, इसी चेस्ट पेन को। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब देखो, इसमें ना पेशेंट को हैवीनेस फील होगा। ठीक है, प्रेशर फील होगा चेस्ट में। ठीक है, टाइटनेस फील होगी। ठीक है, और पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, ये पेन मतलब होगा कब? जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब बोले तो मतलब वर्कआउट वाली एक्सरसाइज भी ले लो, और आप कुछ फिजिकल कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ों की वजह से। देखिए, फिजिकल स्ट्रेस। ठीक है, बेसिकली क्या है? फिजिकल स्ट्रेस की वजह से ये सब होगा। ठीक है, और जब कोई सीवियर कंडीशन हो ना, या फिर मतलब कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं, मतलब अब इसका सीवियर कंडीशन कैसे, मतलब अब सीवियर कंडीशन कैसे, अब इसकी ज़्यादा हालत, अब समटाइम्स क्या हो रहा है, अभी तो हम नॉर्मली कुछ फिजिकल स्ट्रेस थे, एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे थे, कुछ फिजिकली वर्क कर रहे थे, तब दर्द हो रहा था। बट समटाइम्स क्या हो रहा है, अब वो अचानक से वो चीज़ ना सीवियर हो गई है, मतलब कि अब बस हो ही जा रही है। हम थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं, हम नहीं, कोई पेशेंट अगर थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है, उसको तब भी पेन फील हो रहा है। ठीक है, कुछ भी करने पे, नॉर्मली जो भी काम थे घर के, वो करने पे पेन फील हो रहा है। थोड़ी देर अभी रुक जाते हैं, ओके? हाँ, तो वही, कोई भी नॉर्मली काम कर रहा है, उसको तब भी पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा हार्ट बोल रहा है कि अब मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? सीवियर कंडीशन में आपको हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, या फिर डेथ ऑफ हार्ट मसल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। समझ में आ गया? अब हमने ना इसको भी ना डिफ्रेंशिएट किया है काफ़ी पार्ट्स में, तो अभी हम उसके आगे पार्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तो इसके काफ़ी सारे टाइप हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो होगा स्टेबल। स्टेबल है, क्रॉनिक है, मतलब कि चल रहा है, नॉर्मली है भी है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है बट ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, वो स्टेबल है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्टेबल क्रॉनिक एंजिना। ओके, और हम बोल सकते हैं अनस्टेबल। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम पहले देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, अनस्टेबल एंजिना हो गया। ठीक है, और आ जाता है आपका माइक्रोवेस्कुलर एंजिना। ठीक है, माइक्रोवेस्कुलर एंजिना। ओके, एंड द लास्ट वन इज वेरिएंट, या फिर हमने प्रिज्मेटल टाइप एंजिना बोल दिया इसको। ठीक है, वेरिएंट, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटल टाइप एंजिना। अब देखो, स्टेबल एंजिना की बात करेंगे हम, तो स्टेबल एंजिना में क्या है? नॉर्मली कोई भी नॉर्मल वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है, डेली का वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, या फाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तब आपको थोड़ा चेस्ट पेन फील हो रहा है। ठीक है, चेस्ट पेन तब अगर फील हो रहा है ना, और तो ठीक है,
दैट इज़ स्टेबल, कि आप कुछ ज़्यादा भारी भरकम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हार्ट को भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तब वो हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे स्टेबल। बट अगर अनस्टेबल की बात करेंगे तो अनस्टेबल में क्या रहेगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया था ना कि नॉर्मली हम नॉर्मल काम कर रहे थे तब हो रहा था चेस्ट पेन, बट अभी क्या कर रहे हैं हम, अगर रेस्ट भी कर रहे हैं या कोई भी छोटा मोटा सा काम कर लिया हमने तब भी हमको क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे अनस्टेबल, ठीक है। इस टाइम पे आपके हार्ट फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे का देख लेते हैं। ओके, जगह नहीं बची बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट था हमारा माइक्रोवेस्कुलर एंजिना, ठीक है, माइक्रोवेस्कुलर एंजिना, ठीक है। देखो इसमें क्या रहता है, इसमें ना भी उससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है। इसमें क्या हो जाता है, अब माइक्रोवेस्कुलर है, इसमें क्या रहेगा, ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा, जैसे कि 10 से 30 मिनट होगा, मतलब ये वाला पैटर्न ये फॉलो करेगा, ठीक है। 10 से 30 मिनट होगा, 30 से 20 मिनट तक हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या रहेगा, या तो आपकी कोरोनरी आर्टरीज में थोड़ा मतलब क्या हो गया है, वो थोड़ी कोरोनरी आर्टरी आपकी नैरो हो गई हैं, इसकी वजह से हो गया, या फिर आपने कोई भी डेली एक्टिविटी किया उसकी वजह से आपको स्ट्रेस है, या स्ट्रेस कंडीशन में, या फिर ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर लिया, ज़्यादा वर्कलोड, ये सब की वजह से आपको ये हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था फोर्थ वाला, दैट वाज वेरिएंट, ठीक है, वेरिएंट एंजिना, ठीक है। इसमें क्या रहता है, देखो ये जो वेरिएंट एंजिना होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा यंगर जनरेशन है ना उनमें मिलता है, ठीक है, अपने एज के लोगों में, ठीक है, 28 30 ये सब की एज में मिलता है। ये सारी चीज़ें तो बूढ़े लोगों में भी मिल जाती हैं, ये बड़े यंगर पीपल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। ये कब होता है, आपका जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है, अभी के टाइम में आपके चेस्ट पेन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये होता है एक्चुअली किसकी वजह से, तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, कोरोनरी आर्टरी में ना स्पाज्म हो जाता है, जैसे मसल स्पाज्म होता है, मतलब कि इजी लैंग्वेज में हम स्पाज्म को क्या बोलेंगे, स्पाज्म का मतलब होता है थोड़ी टाइटनिंग ऑफ मसल को हम क्या बोलते हैं, स्पाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो वही कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है, इसकी वजह से आपको चेस्ट पेन फील होता है। या फिर अब अगर सर्दियों के सीज़न में होगा ये ज़्यादातर, और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकर हैं आप, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूमिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा मेन कॉज तो इसका क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है, चेस्ट पेन का मेन कॉज स्ट्रेस ही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब इसके रीजंस देखेंगे क्या क्या हैं। तो सबसे एक मेन रीज़न तो इसका है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर हो रही है किसी को तो उसको एंजिना पेक्टोरिस होगा ही, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती क्या है एक्चुअली, अभी मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या रहता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि जो कि हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है, वो कैसी हो जाती है, नैरो हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी नैरो। नैरो हो जाएगी तो ब्लड फ्लो, पहले बताया था ना कि थोड़ा प्रेशर से जाएगा, ठीक है, और ब्लड कम जा पाएगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, कम हो गया, बहुत कम हो गया है ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो बहुत लेस अमाउंट में हो रहा है, उसकी वजह से पेन हो रहा था, ठीक है। अगर मान लो अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी 50 to 60% अगर नैरो हो चुकी हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने एक्सरसाइज किया या कि कोई भी फिज़िकल वर्कआउट की, उसकी वजह से आपको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी और ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको चेस्ट पेन फील होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मेन कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ही है। देखिए जब भी कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती है ना तो डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं कि आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कीजिए, स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए, जिससे कि ऑक्सीजन की डिमांड, जैसे कि सीढ़ियों पे जाना मना होता है, उनका भागना मना होता है, और कुछ फिजिकल वर्कआउट्स भी मना होती हैं, क्योंकि जब हम फिजिकल वर्कआउट्स करेंगे तो हमारा हार्ट भी वो वर्कआउट कर रहा है साथ ही साथ में, तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो जो एंजिना पेक्टोरिस है, चेस्ट पेन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें मना होती हैं करने को, ठीक है। तो यही सब मेन कॉज थे, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसमें कि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो रही है, वैसे ही चेस्ट पेन होगा। तो हमने ये सारी समझ लिया। तो अगर क्या होता है, देखो पहले क्या हुआ,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी हो गई, ठीक है। उसके बाद में आपको हो जाएगा इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या होता है? इस्कीमिया मतलब वही है कि हार्ट मसल में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है। हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको हो जाएगा हाइपोक्सिया। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा, एक फ्लो चार्ट है ये, ठीक है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कम हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन कम पहुंच पा रहा है, इसी को हम बोलेंगे हाइपोक्सिया, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है बट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद में एक स्टेज आ जाती है कि अब ऑक्सीजन की मांग बहुत ज़्यादा हो गई, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे एंजाइना, ठीक है। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन। अब क्या होने लग गया? चेस्ट पेन हो गया, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, समझ में आ गया। और उसके बाद में और भी चीज़ें हो सकती हैं, थ्रोम्बोलाइसिस हो सकता है, ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है क्योंकि अब डिमांड ज़्यादा हो रही है, समटाइम्स ब्लॉकेज हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है, मतलब कि क्लॉटिंग भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, जैसे कि आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, ठीक है, और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, उसकी वजह से आपको अटैक आ गए हैं, ये सारी चीज़ हो गई, स्ट्रेस हो गया, इमोशनली आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, ठीक है। अब आज के टाइम में तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, बच्चों स्टूडेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब बहुत सारे वही प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, करियर, ये सब, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये बहुत कॉमन है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। पर कभी कभी ना, जैसे मान लो ओबेसिटी है किसी को, स्पेलिंग गलत हो गई, ओबेसिटी है, ओबेसिटी का मतलब हो गया मोटापा। आपको पता है मोटापा तो बहुत सारी चीज़ों मतलब बहुत सारी बीमारियों का कॉज है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं मोटापा होने से, तो एक ये भी रीज़न है। बाकी आप स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, आप क्या बोलते हैं आपकी, हाँ, हैवी मील्स, खाना आपको 2 रोटी थी, खा लिया आपने 4 रोटी, तो वो भी आपको क्या करेगी? एंजाइना पेक्टोरिस करेगी, मतलब फैट जमा हो गया, ठीक है, हार्ट में जाके फैट जमा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई, हैवी मील्स हो गई, और आपने क्या किया? आपने रेस्ट नहीं लिया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। और समटाइम्स आप बहुत तरीके की दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं तो उसके भी हो सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी में जाके बहुत गलत इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि दवाइयाँ भाई नहीं बनी हुई हैं हमारी बॉडी के लिए, बट हम उसे लिए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वो सारे रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हो सकती है तो हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो देखो, ओबिसिटी है तो अब भाई उसका कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं हैवी मील्स पे, जिससे कि और भी ज़्यादा ना बढ़े, ये तो इसकी वजह से ही बढ़ेगी ना, तो हम हैवी मील्स हमको नहीं लेना है, मतलब इतना खाना खाना है जो कि हमारी बॉडी को सिर्फ फ़ायदा पहुँचाए, नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। दूसरा, आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, स्मोकिंग क्विट कर दीजिए अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अपने वेट को कंट्रोल करना है हमको, तो वो हम हैवी मील अवॉइड करके कर सकते हैं, ठीक है। और हमको रेगुलर चेकअप्स वगैरह कराते रहना चाहिए, ठीक है, रेगुलर चेकअप्स होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या करना है? हमको अवॉइड करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा, ये सारी चीज़ें करनी है, और हमको अपने खाने में क्या करना है? ऐड करने हैं फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, हेल्दी चीज़ें हमको खानी है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ये तो ईजी है करना। और थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेना ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में आ गया। अब हम इसको रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह पड़ेंगे, तो अभी इसको हम इरेज कर देते हैं और दवाइयाँ देख लेते हैं, ओके। तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वो आप जाएंगे मतलब डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपको देंगे, बट हम अभी यहाँ पे बी फार्मा पढ़ रहे हैं तो हमको दवाइयों का आइडिया होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हम डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा बाद में। तो मार्केट में हम नाइट्रेट्स ले सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारा नाइट्रेट्स। देखो इसमें क्या आता है? नाइट्रोग्लिसरीन होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहती है? नाइट्रोग्लिसरीन रहती है, लिख देते हैं, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन रहती है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करती है? मतलब स्प्रे या टैबलेट की फॉर्म में आपको ये मिल जाएंगे, और ये क्या करेंगे? जो कोरोनरी आर्टरी थोड़ी सी ब्लॉक हो गई है ना, उसको ओपनिंग में काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? कोरोनरी आर्टरी पे
थोड़ा सा ओपन कर देंगे, खोल देंगे लाइक दैट, ठीक है, ब्लॉकेज को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हमने अभी पीछे हाइपरटेंशन में भी पढ़े थे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये करते हैं डिक्रीज कर देते हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है, और हार्ट रेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हार्ट पे लोड थोड़ा कम पड़े, ठीक है। क्या करेंगे ये, बीपी थोड़ा कम कर देंगे, बीपी, ठीक है, बीपी थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, और हार्ट रेट को कम कर देंगे, जिससे कि प्रेशर कम पड़ेगा हार्ट पे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, कैल्शियम एंटागोनिस्ट, कैल्शियम एंटागोनिस्ट। अच्छा, आपको ये पता है कि कैल्शियम हमारे हार्ट में सर्कुलेशन में और हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम यहाँ पे कैल्शियम एंटागोनिस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये ना बीटा ब्लॉकर्स के जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स ने क्या किया था, बीपी को कम कर दिया था, हार्ट रेट को कम कर दिया था, जिससे कि स्ट्रेस थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है, दर्द फिर कम होएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे ब्लड प्रेशर को, ठीक है, हार्ट रेट को स्लो कर देंगे, ठीक है ना। और कैल्शियम चैनल सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म वगैरह हो रहा था ना, उसको भी थोड़ा सा कम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम एंटागोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है हमारे, मतलब और भी दवाइयाँ आती हैं बट इन्हीं सब की फॉर्म में ही आएंगी सारी, ठीक है। अब हम ले सकते हैं एंटी प्लेटलेट्स ड्रग, एंटी प्लेटलेट ड्रग, ओके। देखो ये क्या करेंगे, ये आपके ब्लड को थिन कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ब्लड थिन करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं, हमने अभी देखा कि ब्लॉकेज भी हो रही थी कोरोनरी आर्टरी में, तो वो क्लॉटिंग सी बन रहे थे, क्लॉट बन रहे थे, ठीक है, तो वो क्लॉट नहीं बन पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे एंटी प्लेटलेट्स ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉट को रोकने में काम कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होगी और ये पेशेंट को थोड़ा रिलीफ पहुँचाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, थोड़ा चेस्ट पेन थोड़ा कम होगा, ठीक है, इसीलिए हम ये सब ले रहे हैं। तो ये क्या समझ में आ गया ना, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग ले लिए हमने, ठीक है, ये स्ट्रोक वगैरह होने को रोक रहा है, ठीक है, स्ट्रोक नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रोक्स वगैरह रोक देगा, समझ में आ गया। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, हमने इतना सारा पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आपको बेल आइकन दिख रही है उसको प्रेस कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियोस बनाऊं, लेक्चर्स बनाऊं, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।